कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, आप हमें प्रेरित करते रहिएगा। हम अच्छी अच्छी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। वो पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूनम का चांद बादलों के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। वो इलाका जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहाड़ों के बीच में से एक पक्का रास्ता बना हुआ था जो कि एक हाईवे था। रात का वक्त होने की वजह से हाईवे सुनसान था। उस रास्ते से एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा था। कार के अंदर धीमी आवाज में एक इंग्लिश गाना बज रहा था जिसे वो आदमी बड़े चाव से सुन रहा था। गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे, ब्लू मून यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन, विदाउट ए ड्रीम इन माई हार्ट, विदाउट ए लव माई ओन। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। रात का करीब 1 बज रहा था। जंगल शांत था। वो आदमी तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने से एक हिरन तेजी से दौड़ते हुए रास्ता पार करता है। वो आदमी हड़बड़ाकर कसकर ब्रेक दबाता है। कार की गति तेज थी इसलिए कार थोड़ी दूरी पर जाकर रुकती है। कार रास्ते के एक तरफ रुककर बंद हो जाती है। वो आदमी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो आदमी गाड़ी से उतरता है और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कार का बोनट खोलकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया और फिलहाल उसके पास पानी नहीं है। वो असहाय तरीके से इधर उधर देखता है लेकिन रात का वक्त होने की वजह से वो इलाका सुनसान था। अब क्या किया जाए, ऐसे में वो आदमी सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आता है कि जंगल में अगर कोई झील या तालाब हो तो वहां से पानी का इंतजाम हो जाएगा। इसीलिए वो कार की डिग्गी से पानी की बोतल लेकर जंगल की तरफ चल देता है। उसने एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च और दूसरे हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई थी। जंगल के अंदर काफी घना अंधेरा फैला हुआ था इसलिए मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वो आदमी धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो काफी दूर पहुंच गया। कुछ दूर जाकर उसे एक तालाब नजर आता है। वो जल्दी से तालाब के पास पहुंचकर अपने साथ लाई हुई बोतल में तालाब का पानी भर लेता है। वो बोतल में पानी भरकर निकल ही रहा था कि तभी उसे पास ही की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और एक अजीब गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी जंगली जानवर की लग रही थी जिसे सुनकर वो आदमी घबरा जाता है। वो टॉर्च की रोशनी की मदद से इधर उधर देखने लगता है लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था इसीलिए वो जल्दबाजी में अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी जंगल की एक अंधेरी जगह से फिर से गुर्राने की आवाज आती है। उसे सुनकर अब उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम उठाए अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ठेस लगने से वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से छूटकर पानी की बोतल और मोबाइल टॉर्च भी गिर जाते हैं। खुद को संभालते हुए उठकर अपने धूल लगे कपड़े झटकने लगता है कि तभी उस पेड़ की टहनी के चटकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो फिर सिहर उठा। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई और उसने जैसे ही अपना मुंह ऊपर उठाकर देखा वैसे ही सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक करीब 8 फीट लंबा जानवर अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काले बाल थे। उसकी आंखें पीली, मुंह भेड़िए जैसा लेकिन शरीर थोड़ा इंसानों जैसा। उसके दांत नुकीले, पेने नाखून, पैर घुटनों के नीचे से बकायदार मुड़े हुए और पीछे पूंछ। वो जानवर एक भेड़िया मानव था। उसे देखकर इस आदमी के पैर मानो बर्फ की तरह जम गए थे। वो आदमी थर थर कांप रहा था। वो जानवर उस पर अपने पेने नाखूनों से वार कर देता है। उसके वार से उस आदमी की छाती फट जाती है और उससे खून बहने लगता है। वो आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले वो जानवर दोबारा उस पर वार करके उसके चेहरे और गर्दन के मांस को भी फाड़ देता है।
वो इंसान दर्द से चीख उठा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन दर्द और ज्यादा खून बहने की वजह से वो ठीक से भाग नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाकर दर्द से तड़पते हुए वो नीचे गिर गया और सामने से आती हुई अपनी मौत को असहाय तरीके से देखने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस आदमी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। वो जानवर उस पर झपटता है और एक ही वार में उसे मौत की नींद सुला देता है। दूर जंगल के इलाके से उस आदमी की बेहद दर्द भरी आखिरी चीख और जानवर के बेहद आक्रोश का स्वर सुनाई देता है। उसी रात उस जगह से 1700 किलोमीटर दूर मुंबई में एक 5 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी चल रही थी। लोग पार्टी में मशगूल थे, हाथों में शराब का गिलास लिए पार्टी के मजे ले रहे थे, लेकिन काव्या अकेली कोने में बैठकर अपने पति आद्विक का इंतजार कर रही थी। उसका पति आद्विक हाथ में शैंपेन का गिलास लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। काव्या अपने पति को कॉल करती है, लेकिन उसका पति आद्विक उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। वो पूरी तरह से अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मशगूल हो गया था। आद्विक को इस साल बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ था, इसीलिए उसने इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। आद्विक एक 30 साल का जवान और हद से ज्यादा हैंडसम बिजनेसमैन था। शहर के सबसे बड़े रईसों में शुमार, बहुत कम उम्र में उसने काफी तरक्की हासिल कर ली थी। काव्या एक 25 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी शादी साल भर पहले आद्विक से हुई थी, लेकिन आद्विक के हमेशा कारोबार में व्यस्त रहने के कारण काव्या और आद्विक के रिश्तों में दरार आ गई थी। बहुत ही कम समय वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताते थे और आज भी काव्या का पार्टी में आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन आद्विक ने उसे जबरदस्ती अपने साथ आने के लिए मनाया। हालांकि आद्विक पार्टी में अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मजे कर रहा था, लेकिन काव्या को वहां घुटन महसूस हो रही थी। वो बार बार आद्विक को कॉल करती और आद्विक उसे इग्नोर करता रहता। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। कुंठा में आकर अपनी जगह से उठते हुए वो शराब के काउंटर पर जाती है और शराब की एक पूरी बोतल पी जाती है। पूरी बोतल पीने के बाद ना जाने उसे क्या हो जाता है। वो आद्विक के पास जाकर सबके सामने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचती हुई पार्टी से बाहर लेकर आती है। वहां पर आए मेहमान ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। आद्विक अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू काव्या, ऐसे सबके सामने तुम ये क्या तमाशा कर रही हो। आद्विक की बात सुनकर काव्या गुस्से से कहती है, तमाशा तो तुमने मेरा बनाकर रखा है आद्विक। 1 साल भी नहीं हुआ हमारी शादी को और तुमने अभी से मुझे अपने से दूर कर दिया। हर वक्त तुम अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहते हो। मैं तो जैसे हूं ही नहीं। तुमने मेरी इच्छाओं का कभी सम्मान नहीं किया। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन एक तुम हो, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। 2 अनजान लोगों की तरह हम उस घर में रहते हैं। काव्या ने अपना सारा गुस्सा आद्विक पर उतार दिया। आद्विक आवेश में आकर कहता है, प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करो। यहाँ घर चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और तुम्हें किस बात की कमी है। दुनिया का सारा ऐशो आराम लाकर दिया है मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए। काव्या दुखी होकर कहती है, एक पत्नी को अपने पति का प्यार चाहिए होता है। वो चाहती है कि कोई उसे बेइंतहा मोहब्बत करे, उसके साथ रहे, उसकी परवाह करे। पैसों से प्यार की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम जैसा बिजनेसमैन क्या जाने प्यार की कीमत। प्यार तो अनमोल होता है। आद्विक तंगाकर कहता है, प्लीज अब ये फालतू का लेक्चर मत दो। काव्या दुखी होकर मुंह दबाकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे, मैं जा रही हूं यहां से। इतना कहकर वो जबरदस्ती आद्विक के सूट से कार की चाबी निकालकर वहां से गुस्से में चली जाती है। आद्विक हैरानी से उसे देखता ही रह जाता है। दोनों के बीच ऐसे झगड़े तो कई बार हुए थे, लेकिन आज काव्या के मन में कुछ टूट गया था। काव्या वहां से तेजी से कार ड्राइव करते हुए निकल जाती है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो ठीक से कार चला ही नहीं पा रही थी। सामने से आती हुई गाड़ियों की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक गाड़ी की तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है और गाड़ी पर से उसका नियंत्रण छूट जाता है और बचने के चक्कर में
सामने खड़े एक पेड़ से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। काव्या जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। इस तरफ अब आद्विक को काव्या की फिक्र हो रही थी। वो काव्या से किए हुए अपने बर्ताव के लिए पछता रहा था। आद्विक काव्या को कॉल करता है, लेकिन काव्या का फोन बंद आ रहा था। उसे अब अपनी पत्नी की चिंता होने लगी थी। तभी उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। आद्विक तुरंत वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखता है कि काव्या की सर्जरी की तैयारी शुरू है। डॉक्टर प्रधान अपने सहकर्मियों को कुछ जरूरी सूचनाएं दे रहे थे। डॉक्टर प्रधान आद्विक के पिता के बहुत अच्छे दोस्त और उनके फैमिली डॉक्टर भी थे। आद्विक को काफी चिंता हो रही थी। वो घबराकर उनसे पूछता है, अंकल कैसी है काव्या, वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर प्रधान उसे हौसला देते हुए कहते हैं, डोंट वरी बेटा, अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं, उसे कुछ नहीं होगा। आद्विक अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज काव्या को बचा लीजिए अंकल, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा काव्या बेटी को। इतना कहकर डॉक्टर प्रधान वहां से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाते हैं। आद्विक बाहर बेंच पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पत्नी को सही सलामत बचा ले। 2 घंटे बाद डॉक्टर प्रधान ओटी से बाहर आते हैं। आद्विक दौड़कर उनके पास जाते हुए उनसे पूछता है, अंकल कैसी है मेरी काव्या? डॉक्टर प्रधान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे केबिन में चलकर बात करते हैं। दोनों केबिन में जाते हैं। डॉक्टर प्रधान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए आद्विक से पूछते हैं, बेटा आद्विक, एक बात सच बताओ, क्या तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है? आद्विक डरते हुए पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है अंकल? डॉक्टर प्रधान आद्विक को एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, इसमें डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयों का विवरण है। पिछले 2 महीनों से काव्या ये गोलियां ले रही है। ये बात सुनकर आद्विक चौंकते हुए कहता है, क्या काव्या डिप्रेशन की गोलियां ले रही है? डॉक्टर प्रधान कहते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों में जरूर कोई ना कोई अनबन चल रही है। उसने मुझे बताया था कि तुम उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते, पूरे समय अपने काम में व्यस्त रहते हो। आज उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई और उसका एक्सीडेंट हुआ। वो तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके ये बात पुलिस के नहीं पहुंचने दी। आद्विक शर्मिंदा होकर कहता है, हाँ अंकल, आपने ठीक कहा, आजकल मैं काव्या पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अंकल, आप तो जानते ही हैं कि हमारी शादी के कुछ ही वक्त बाद ही पापा की डेथ हो गई थी और पूरा बिजनेस बिखरा हुआ था। सब कुछ समेटने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मैं कुछ इतना बिजी हो गया, या यूं कहें स्वार्थी हो गया, कि मैंने काव्या को अपने से दूर कर दिया। लेकिन आज जब काव्या का एक्सीडेंट हुआ, तब जाकर अपनी जिंदगी में मुझे उसकी अहमियत समझ आई। मुझे उससे माफी मांगनी है। आद्विक भले ही एक महत्वाकांक्षी लड़का था, लेकिन उतना ही अपनी पत्नी से प्यार भी करता था। डॉक्टर प्रधान हंसते हुए कहते हैं, देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा, तब उससे माफी मांग लेना। अगले दिन सुबह काव्या को जब होश आता है, तब वो देखती है कि आद्विक उसके सिरहाने बैठा हुआ है। वो रात भर उसी के पास बैठा हुआ था। काव्या अपने बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। और तभी आद्विक भी जाग जाता है। अपनी पत्नी को होश में आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू थे। आद्विक काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पछतावे से भरे लहजे में कहता है, मैं जानता हूं काव्या कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा अपने काम में लगा रहा। लेकिन आज जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, तब मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। आद्विक की आंखों में पछतावे के आंसू देख काव्या का दिल भी पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देती है। काव्या कहती है, एक बात याद रखना आद्विक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काव्या का इतना कहने की देर थी कि आद्विक उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। काव्या की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक उठे। आद्विक कहता है, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और तुम्हें याद है, आज से 2 हफ्ते बाद हमारी शादी की सालगिरह है। तुम देखना कि मैं इसे कितने शानदार तरीके से मनाता हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच का मनमुटाव खत्म हो चुका था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर
दूसरी तरफ तनाव बढ़ रहा था। रात जंगल में जिस तरह उस खूंखार जानवर ने जिस आदमी का शिकार किया था, अब वहां बस उसकी कटी फटी लाश पड़ी हुई थी और उसकी लाश की हालत काफी खराब थी। लाश इतनी लहूलुहान उधरी हुई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। उस इलाके में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में बातें करने लगे थे। वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है, ये उसी शापित भेड़िए का काम है भैया। दूसरे लोग भी उसकी बातों में हामी भर रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम वहां उस जगह पर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि तभी वहां धूल उड़ाते हुए एक गाड़ी पहुंचती है। उसमें से फॉरेस्ट ऑफिसर खान बाहर निकलता है, जिसकी वहां पर केवल एक दिन पहले नियुक्ति हुई थी। जैसे ही खान वहां पर पहुंचता है, दूसरे ऑफिसर्स भीड़ को हटाकर उसके लिए रास्ता बनाते। खान लाश के पास जाकर उसका मुआयना करते हुए कहता है, यस नेगी, कुछ पता चला ये आदमी कौन था? नेगी कहता है, सर लाश काफी बुरी हालत में है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन रास्ते पर खड़ी इसकी कार से मिले डॉक्यूमेंट से इसकी पहचान का पता चलता है। खान पूछता है, क्या लगता है तुम्हें नेगी, किस जानवर का काम हो सकता है, कोई शेर या फिर कोई और? उसके जवाब में नेगी बताता है, सर इस जंगल में शेर नहीं है, भेड़िए, लकड़बग्घे, तेंदुए और भालू इस तरह के जानवर है। खान कुछ सोचते हुए कहता है, तो फिर इन्हीं में से किसी एक का काम हो सकता है, लेकिन क्या कोई जंगली जानवर इतना आक्रामक हो सकता है कि एक आदमी की इतनी बेरहमी से जान ले ले? क्या यहाँ ऐसा कोई नरभक्षी जानवर है? नेगी कुछ बोलता उससे पहले भीड़ में से एक आदमी बाहर आते हुए कहता है, साहब आप अभी भी यहाँ आए हैं, इसीलिए आपको नहीं पता, पर यह किसी मामूली जंगली जानवर का काम नहीं, ये काम उस शापित नरभक्षी भेड़िए का है जो इंसानी खून का प्यासा है। खान चौंकते हुए कहता है, क्या कहा, शापित भेड़िया? ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? नेगी उसका परिचय देते हुए कहता है, सर इसका नाम भीमा है, ये यहाँ का लोकल गाइड है। इन लोगों का मानना है कि पंचगिरी के इन जंगल में किसी शापित भेड़िए का वास है, जो कि हर पूर्णिमा की रात को शिकार करने निकलता है। उस रात इस गांव के सभी मूल निवासी लोग रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते और एहतियात के तौर पर हर पूनम की रात को गांव में प्रवेश करने वाली जगह पर एक बकरी या फिर कोई अन्य जानवर बांधकर रख देते हैं, ताकि वो भेड़िया मानव उस जानवर का शिकार करे और गांव में किसी को नुकसान न पहुंचाए। खान को ये बात कोई बकवास और बचकानी लग रही थी। वो हंसते हुए कहता है, क्या नेगी तुम भी ऐसी मनगढ़ंत और बकवास बातों पर यकीन करते हो? नेगी अपना मुद्दा समझाते हुए कहता है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है सर, पहले मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जिस तरह की वारदातें पिछले कुछ सालों से हो रही है, ये सब उन्हीं की ओर इशारा करते हैं कि इस छोटे से हिल स्टेशन के घने जंगलों में किसी भेड़िया मानव ने आतंक मचा कर रखा है। भीमा ऑफिसर नेगी की बात का समर्थन करते हुए कहता है, हाँ साहब, ये उसी दैत्य का काम है। खान मुस्कुराते हुए और नेगी पर तंज कसते हुए कहता है, क्या नेगी, इन गांव वालों को तो समझ में आता है, पर तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा ऑफिसर ऐसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करता है। ये वेयरवुल्फ या भेड़िया मानव जो भी है, वो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। ये सब छोड़ो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मृतक की फैमिली को इन्फॉर्म करो। नेगी को सभी आवश्यक सूचनाएं देकर खान वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब काव्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। घर पर आकर काव्या खुश थी। आद्विक भी अब उसकी काफी देखभाल करता था, उसके साथ रहता था। आद्विक ने उसके अकेलेपन को दूर कर दिया था। वो काव्या को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता। अपने पति में आए इस बदलाव से काव्या काफी खुश थी। अब काव्या पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। एक दिन सुबह काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, तभी आद्विक उसके लिए नाश्ता लेकर आता है, जिसे देखकर काव्या कहती है, इसकी क्या जरूरत थी आद्विक, अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं बना देती नाश्ता। आद्विक उसे नाश्ता सर्व करते हुए कहता है, काव्या तुम अभी अभी ठीक हुई हो, इसलिए तुम्हें काम को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तुम बस मुझे हुक्म करो कि मैं तुम्हारी खिदमत में क्या पेश करूं। काव्या मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है पतिदेव, मैं देख रही हूँ आजकल मेरी काफी सेवा कर रहे हो आप। आद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ कि आने वाली 24 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह है।
तो उसे कैसे मनाना चाहोगी? हम स्विट्जरलैंड, लंदन या फिर पेरिस घूमने चलें? तुम जहां भी कहोगी हम वहीं जाएंगे। काव्या प्यार भरी निगाहों से आद्विक को देखते हुए कहती है, क्या हम पंचगिरी चलें? पंचगिरी ये कहाँ है? आद्विक उत्सुकता से पूछता है। तब काव्या उसे बताती है, ये एक हिल स्टेशन है और ये जगह शिमला से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इस पर आद्विक पूछता है, पर तुम्हें वहीं क्यों जाना है? ऐसी क्या खास बात है वहां पर? काव्या अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बताती है, मैंने सुना है कि वहां की वादियां मनमोहक है। वहां के हरे भरे जंगल, पहाड़ और वहां की नीली झीलें काफी सुंदर हैं। और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो ठंड के मौसम में तो वहां का वातावरण और भी ज्यादा मनमोहक हो जाता है। और तुम्हें पता है, मेरी सहेली नीलम के पति का वहां एक रिजॉर्ट भी है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन ही यानी 24 दिसंबर को है। और नीलम और उसके पति चाहते हैं कि हम वहां चीफ गेस्ट बनकर जाएं। पंचगिरी के बारे में बताते वक्त काव्या काफी खुश नजर आ रही थी और काव्या की खुशी में ही आद्विक की खुशी थी। इसलिए आद्विक कहता है, ठीक है काव्या, जैसा तुम कहो, हम चलेंगे अगले हफ्ते वहां पर। इस तरफ पंचगिरी में नेगी अपनी जीप में राउंड पर निकला हुआ था। तभी उसे सामने से भीमा आता हुआ दिखाई देता है। भीमा नेगी को आवाज लगाते हुए रुकने के लिए कहता है, नेगी साहब जरा रुकिए। जीप भीमा के पास आकर रुकती है। अपनी जीप से नीचे आकर नेगी कहता है, हाँ बोलो भीमा, क्या हुआ? भीमा अपनी बात समझाते हुए कहता है, साहब हमें उस जंगली देवते का कुछ करना पड़ेगा, आप जरा बड़े साहब से बात करके देखिए। नेगी हताश होते हुए कहता है, बात करने से कोई फायदा नहीं भीमा, साहब नहीं मानेंगे। इससे पहले भी जो साहब थे उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया था इस बारे में। भीमा खींचे हुए स्वर में कहता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा नेगी साहब? कब तक हम गांव वाले दहशत में जीते रहेंगे? ये हमारा पंचगिरी हिल स्टेशन एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, जिससे हमारा रोजगार चलता है। उस नरभक्षी भेड़िया का आतंक सालों से बदस्तूर जारी है और अगर उसे रोका ना गया तो ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। नेगी निराशाजनक स्वर में कहता है, तुम ठीक कहते हो भीमा, लेकिन उस खतरनाक भेड़िए का सामना हम कैसे करें? इसमें जान का खतरा है। भीमा अपने चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान लाते हुए कहता है, इसका एक उपाय है मेरे पास। जैसा मैं कहता हूँ, अगर हम ठीक वैसा ही करेंगे तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नेगी सवालिया निगाहों से देखते हुए भीमा से पूछता है, कौन सा उपाय? साफ साफ कहो भीमा, तुम कहना क्या चाहते हो? भीमा गंभीर लहजे में कहता है, मैंने अपने पुरखों से सुना है कि चांदी ऐसे मानव भेड़ियों का एक रामबाण इलाज है। नेगी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, चांदी? वो कैसे? मैं बताता हूँ। यह कहकर भीमा नेगी को समझाने लगा। पुरानी रासायनिक तालिका के तहत चांद से चांदी, सूरज से सोना और मंगल से लोहा आदि आया है। चूंकि ये भेड़िया जिस शाप से ग्रस्त है, वो शाप उसे हर पूर्णिमा की रात को शिकार करने के लिए बाहर निकलने पर मजबूर करता है। आसमान में पूरा चांद जब अपनी चांदनी बिखेरता है, तब उस नरभक्षी भेड़िए पर एक पागलपन सवार हो जाता है। तो हमें यह समझ में आता है कि चंद्रमा की गति और कलाओं से चलने वाला प्राणी चंद्रमा धातु के प्रति संवेदनशील होगा, इसीलिए चांदी उसके लिए घातक है। और चांदी से बनाए गए शस्त्र जैसे कि चांदी की गोलियां या चांदी के खंजर न सिर्फ उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उस भेड़िए के लिए मरने से पहले अत्यधिक पीड़ा का कारण बनते हैं। चांदी में मौजूद तत्व उसके अंदर के ज्यादा तंग अंग प्रत्यंग को धीरे धीरे जलाने लगेंगे और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बीवी को दहेज में मिले चांदी के बर्तनों को पिघलाकर मैंने काफी गोलियां बना ली हैं। उन गोलियों को वुल्फ्सबेन के फूलों के रस में डुबोकर रखना है। इन फूलों का निचोड़ा हुआ तरल उस राक्षस के लिए जहर का काम करेगा। नेगी भीमा को बीच में ही टोकते हुए बोला, वुल्फ्सबेन के फूल? ये कौन से फूल हैं? भीमा नेगी का डाउट क्लियर करते हुए कहता है, ये नीले रंग के खास फूल हैं जो 12मासी पौधे मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी भागों में उगते हैं। पहाड़ी घास के मैदानों की नमी धारण करने वाली लेकिन अच्छी तरह से बहने वाली मिट्टी इनके लिए पोषक होती है। नेगी भीमा ने दी हुई इस जानकारी से प्रभावित होकर पूछता है, वाह भीमा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? भीमा मुस्कुराकर जवाब देता है, साहब लोग मुझे पंचगिरी का नंबर 1 टूरिस्ट गाइड यूं ही नहीं कहते, बस हमें कुछ मेझे हुए शिकारियों की जरूरत होगी।
नेगी गर्मजोशी से कहता है, तो ठीक है, आने वाली 24 तारीख को पूर्णिमा की रात है। जंगल में जाल बिछाकर हम उसका इंतजार करेंगे। शिकारियों का इंतजाम मैं करता हूँ, उन खास गोलियों का और उन अनेकों फूलों का इंतजाम तुम करो। और एक बात याद रखना, हमारी इस प्लानिंग की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इस काम को हमें बड़े साहब से छुपकर अंजाम देना होगा। दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग कर ली थी। और उधर मुंबई में मिस्टर आहूजा नामक एक शख्स भी अपने किसी प्लानिंग को अंजाम देने जा रहा था। वो अपनी कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कार के शीशे पर कोई नॉक करता है। आहूजा गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए उससे पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है और वो शख्स उसे एक फाइल देकर वहां से चला जाता है। आहूजा जल्दी से उस फाइल को खोलकर देखता है और उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान उभर आती है। सुबह का वक्त था। आद्विक ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अपने बैग में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखकर आद्विक काव्या को आवाज लगाते हुए कहता है, काव्या, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा। तभी काव्या किचन से जल्दबाजी में बाहर आकर कहती है, सुनो, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं काव्या, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। इतना कहकर आद्विक अपनी कार में बैठकर जाता है और अपने ड्राइवर से ऑफिस चलने को कहता है। आद्विक ऑफिस के लिए बस निकला ही था, तभी उसे मिस्टर वर्मा, जो आद्विक की कंपनी का एक कर्मचारी था, उसका फोन आता है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आद्विक भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए पूछता है, गुड मॉर्निंग वर्मा, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? वर्मा आगे बताता है, सर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारी कंपनी ने टेंडर भरा था, आज उसी सिलसिले में होटल ग्रीन पार्म में मिस्टर दासानी के साथ 1 बजे आपकी मीटिंग है। आद्विक अपनी फाइल से भरे बैग को देखकर कहता है, ओके वर्मा, तुम और मिस्टर बापट दोनों मेरे साथ चलोगे। और एक जरूरी बात, शिमला के लिए 2 फ्लाइट्स की टिकट बुक कर देना। ओके सर, वर्मा जवाब देता है। करीब 9:15 आद्विक होटल ग्रीन पार्म पहुंच चुका था। वो अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि सामने उसे एक शख्स दिखाई देता है। वो शख्स अपना हाथ आद्विक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर आद्विक, कैसे हैं आप? आद्विक भी उस शख्स से हाथ मिलाते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर आहूजा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए आहूजा कहता है, मैं तो भला चंगा हूँ। वैसे आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही मिलने वाला है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से फौरन वापस लौट जाएं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आद्विक मुस्कुराकर कहता है, ये वक्त को तय करने दीजिए। थोड़ी देर बाद सभी कंपनियों के बड़े अधिकारी मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। मिस्टर दासानी अपनी सेक्रेटरी को कुछ जरूरी पेपर्स लाने का इशारा करता है। सेक्रेटरी तुरंत उसे वो पेपर्स वाली फाइल थमाती है। उसे ओपन करते हुए दासानी कहता है, गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आपकी कंपनीज ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी दिखाई, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबने जो कोटेशन सबमिट किए हैं उसके आधार पर जिस कंपनी ओनर को ये टेंडर जाता है उसका नाम है। सभी कंपनियों के अधिकारी ये जानने के लिए आतुर थे कि इतना बड़ा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा। जहां सभी कंपनियों द्वारा भेजे गए अधिकारी उस नाम को सुनने के लिए बेसब्री दिखा रहे थे, वहां पर आहूजा एकदम शांत और कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसका मानना था कि करोड़ों का ये कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। दासानी कहता है, उनका नाम है मिस्टर आद्विक मित्तल। आद्विक का नाम सुनकर आहूजा चौंक जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसे एक बड़ा धक्का लगा था। दासानी आद्विक से हाथ मिलाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आद्विक, बाकी की फॉर्मेलिटी हम बाद में पूरी कर लेंगे। जहां बाकी लोग आद्विक को कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर बधाइयां दे रहे थे, वहीं आहूजा गुस्से में लाल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। आहूजा अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा। तभी आद्विक आहूजा को आवाज देकर रोक लेता है और उसके पास जाकर उस पर तंज कसते हुए कहता है, आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन आपको ले डूबेगा मिस्टर आहूजा। मुझे मालूम था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए आप कितना भी नीचे गिर सकते हैं, और मुझे पता चल गया था कि आपने मेरे ऑफिस के काम करने वाले मेरे ही कर्मचारी को रिश्वत देकर मेरी कंपनी ने बनाया हुआ कोटेशन धोखे से हासिल किया। क्योंकि मुझे उस पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने गलत कोटेशन उसके हाथ लगने दिया, जबकि ओरिजिनल कोटेशन तो मेरे पास सेफ था। उसे उसकी गलती की सजा तो मिल गई है। और प्लीज आपको मेरी सलाह है कि दिन में सपने देखना बंद कीजिए।
आद्विक की ये बात सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर आहूजा को बेइज्जती महसूस होने लगी थी। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से निकल जाता है। आद्विक ने चालाकी से अपने बिजनेस राइवल को सबक सिखाया था। आद्विक अपना बाकी का सारा काम निपटाकर घर लौट आया। घर पर काव्या ने पूरी पैकिंग कर ली थी क्योंकि अगले दिन वो दोनों शिमला के लिए निकलने वाले थे। आद्विक और काव्या आज काफी खुश थे क्योंकि शादी के बाद वो दोनों एक साथ पहली बार कहीं घूमने जा रहे थे। दोनों मन में अनेक उत्साह लिए पंचगिरी के लिए निकल पड़े। टू बी कंटिन्यूड। तो क्या होगा काव्या और आद्विक के पंचगिरी पहुंचने पर? क्या उस निर्भक्षी भेड़िए का सामना होगा नेगी और भीमा ने जो प्लानिंग की है? क्या उसमें वो लोग कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ तड़पता इश्क में। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा।